वंदे गौ मातरम। मित्रों, मेडिकल साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे नए नए रोग भी आ रहे हैं। पहले जो रोग लाखों में करोड़ों में एकाध व्यक्ति को होता था, आजकल वैसे रोग हमने देखा है सामान्य लोगों को होने लग गए हैं। मित्रों, इसी रोग में एक रोग है अंगों का सिकुड़ना। हमारे शरीर की कोई भी पार्ट यानी कि कोई भी अंग सिकुड़ने लग जाता है। ये अंग जब सिकुड़ते हैं ना मित्रों, तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अब जो अंग सिकुड़ते, क्योंकि आप लोग कई बार अलग अलग प्रश्न करते हो, पर मैं सारे अंगों को साथ में ले रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से अंग अक्सर सिकुड़ते हैं, जो जल्दी सिकुड़ते हैं। जैसे आंतें हैं, किडनी है, श्वास नली है, आहार नली है, हृदय है, किसी का लीवर, किसी की आंखें, और कभी कभी किसी किसी के हाथ पैर भी सिकुड़ने लग जाते हैं। इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम दिया जाता है। तो शरीर का कोई भी अंग है जो सिकुड़ रहा है, और कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कोई अट्टा कट्टा अच्छा भला व्यक्ति था, लेकिन वो रोगी हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि उसका शरीर का वजन एकदम कम हो गया, घटता चला गया, और वो एकदम दुबला पतला थोड़ा नाटा सा भी दिखने लग जाता। तो ऐसी स्थिति जो बनती है ना मित्रों, ये अंगों का सिकुड़ने का ही रूप है। तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अंगों के सिकुड़ने के पीछे की जो लक्षण है वो क्या है, इसके कारण क्या है, इसका समाधान आप कैसे करें। मित्रों, आपको इस समस्या को पहले समझना होगा। यदि आप समस्या समझे बिना इसका समाधान करने जाए, क्योंकि कई बार आप लोगों की एक ऐसी अपेक्षा होती है कि आपको हम कुछ गिना चुना बता दें जितना करके आप ठीक हो जाओ। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सबके जो भी रोगी होता है, कि कोई भी रोगी होता है, उसका माइंड लेवल, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका रहन सहन, खान पान, सब कुछ औरों से भिन्न होता है। सोचने समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए सबको कुछ निर्णय अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार लेने होते हैं। पर हाँ, हम आपको मूल निर्देश देंगे कि आपको क्या क्या करना है, पर उसमें कुछ बातें आपको अपने अनुसार भी समझनी होती हैं। तो मित्रों, ये बात आपको विशेष करके समझनी होती है। और ये जो रोग है ना मित्रों, ये वात और पित्त की विकृति का है, यानी कि वात और पित्त दोनों विकृत हो जाते हैं, तब अंगों का सिकुड़ने का स्थिति बनती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, इसलिए हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देते हैं, ताकि आपको अपने आप को दवा मुक्त करने में आप अपनी पूरी सहायता करें। हम आपको सहयोग करेंगे, पर आप अपनी सहायता स्वयं ही कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो अंग सिकुड़ते हैं इसके परिणाम क्या होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी अंग सिकुड़ने के परिणाम, ताकि आपको वो वैसे आपके साथ हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि समाधान सबका साथ में हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो पूरा साथ में बना रही हूँ। मित्रों, किसी की आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो जब आंतें सिकुड़ती हैं तो आंतें सिकुड़ने से आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर पाती। तो जो आप भोजन करते हो ना, वो भोजन ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता। जो आपने खाया पिया वो अवशोषित नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर को जो खाने पीने की ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है, और कई बार मल त्याग करने में भी समस्या होती है। उसके बाद में जब किसी की किडनी श्रिंक हो जाती है, तो जो हमारे रक्त में जो दूषित पदार्थ आते हैं वो उसे वो छान नहीं पाता, निकाल नहीं पाता, और हमारे रक्त में जो पोषण है वो मिला नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर और कमजोर हो जाता है, और पेशाब किसी किसी को आने में समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में किसी किसी की किडनी भी फेल हो जाती है, तो किडनी श्रिंक होने में ये समस्या बड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों, कभी कभी किसी किसी की आहार नलिका श्रिंक हो जाती है। अब आहार नलिका यदि श्रिंक हो गई है तो उसको भोजन निगलने में समस्या आएगी। अब निगलने में समस्या आएगी तो खाना पीना ठीक से जाएगा नहीं, पोषण ठीक से मिलेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। वहीं किसी किसी की श्वास नलिका श्रिंक हो जाती है। तो मित्रों, जब श्वास नलिका श्रिंक हो जाती है तो सांस लेने में समस्या होती है। अब सांस नाक से ठीक से नहीं ले पाएंगे, आहार नलिका ठीक से श्वास नलिका काम नहीं करिए, तो ऐसी स्थिति में फेफड़ों को पोषण नहीं मिलता, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, तो हमारे हृदय को भी ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो हृदय भी कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में धड़कन तेज होना, हाँफना, सांस फूलना जैसी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये हमारा जब श्वास नलिका श्रिंक हो जाती है तो ये समस्या होती है। उसके बाद मित्रों, किसी किसी का हृदय भी सिकुड़ जाता है। अब हृदय सिकुड़ जाएगा तो आप समझ लीजिए हृदय ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो धड़कन वहाँ भी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हृदय काम नहीं कर पाता, तो ये स्थिति बन जाती है। अब वहीं किसी का लीवर श्रिंक हो जाए मित्रों, तो लीवर जो है हमारी बॉडी का स्टोरेज है, मतलब जो खाते पीते हैं, जो हम उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट के रूप में हमारा लीवर जो है वो स्टोर करके रखता है। पर यदि स्टोर नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम यदि जरा भी कुछ आगे पीछे होते हैं तो हमारा शरीर तुरंत ही रोगी हो जाता है। ये लीवर यदि गड़बड़ कर जाए तो ऐसी स्थिति में पित्तरस भी ठीक से नहीं बन पाता है, तो क्योंकि पित्तरस, लीवर से पित्तरस बनता है, तो आपका भोजन ठीक से नहीं पच पाता, ये सारी समस्या वहाँ से खड़ी हो जाती है। अब
उसके बाद मित्रों किसी किसी की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। तो आंखें जब श्रिंक हो जाती है ना तो देखने में समस्या होती है, किसी को पलक झपकने में भी समस्या होती है, किसी किसी के आंसू बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कि देख नहीं पाते, व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। और उसके अलावा जब हाथ पैर या कोई बॉडी का कोई भी अंग जब श्रिंक होता है तो उस अंग से आप उस अंग का ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे पैर श्रिंक हो गया तो आप चल नहीं पा रहे हो, हाथ श्रिंक हो गया तो आप हाथ से काम नहीं कर पा रहे हो, आप हाथ से पकड़ने जाते हो तो होल्ड नहीं कर पाता। तो ये जो समस्याएं बन जाती हैं ये बॉडी पार्ट श्रिंक होने से बन जाती हैं। तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो श्रिंक हो गया किसी भी कारण से हो गया, कारण तो हम आपको और बता देंगे, पर श्रिंक हो गया तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से उपयोगी है मित्रों। तो आप इसको पूरा ध्यान से समझिएगा मित्रों। जो श्रिंक होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं मैं बता दूं कि वो अंग ठीक से काम नहीं कर पाता है। जो भी अंग आपका श्रिंक हुआ है वो अंग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, आपको थकान लग रही है। और कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये पित्त और वात का साझा रोग है, क्योंकि पेट साफ नहीं हो पा रहा, अंग काम नहीं करते तो पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में शरीर में जलन की स्थिति आपको मिलेगी, और जलन होने के कारण से किसी किसी को शरीर में फोड़े फुंसियों की स्थिति भी बन जाती है, चुभन भी होती है, पेशाब में जलन हो जाती है, शरीर में जलन महसूस होती है, आंखों में जलन महसूस होती है, मतलब शरीर के किसी भी अंग में आपको जलन महसूस हो सकती है यदि आप कोई समस्या है तो। क्योंकि कहा ना वात और पित्त का रोग है। तो जो स्थिति बनती है मित्रों मैं आपको बता दूं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तेज हवा चलती है और गर्मी की ऋतु में चलती है, बरसात में तेज हवा चलेगी, नमी है, समस्या नहीं आती है, पर वही हवा गर्मी में तेज चलती है तो गर्मी में जब तेज हवा चलती है, सर्दी में तेज हवा चलती है, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें जल्दी सूखती हैं, और वही हमारे शरीर के अंदर स्थिति बन जाती है कि हवा तेज है और ऊपर से गर्मी भी बढ़ी हुई है। तो ये वात और पित्त का इस प्रकार से रोग बन जाता है मित्रों। तो वात और पित्त को यहाँ हमें बैलेंस करना होता है, और वात और पित्त का जो रोग है मित्रों, इसमें मूल जो कारण बनता है ना, हमारा पेट का साफ ना होना, शरीर में पानी की कमी होना, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो हम इसके कारण समझ लें, कारण समझेंगे तो ज़्यादा सरलता हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को जन्मजात भी ये समस्या होती है, और कई बार लोग कहते हैं छोटे से बच्चे ने क्या गलती कर ली कि उसको ये प्रॉब्लम हो गया। मित्रों उस छोटे से बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, उसके लिए गलती की है उसके माता पिता ने। तो हमारा जो पहला कारण है ना मित्रों, जो अंग श्रिंक होते हैं, यदि जन्मजात बच्चे को ये समस्या है तो इसका मतलब है कि जब बच्चे का गर्भ में, जो बच्चा गर्भ में आया था उस समय बच्चे का पिता का स्पर्म सही नहीं था, यानी कि वो बीमार था, कमज़ोर था, जिससे कमज़ोर बच्चा हुआ है। वहीं दूसरी स्थिति बन सकती है कि बच्चे की माँ का गर्भाशय कमज़ोर हो सकता है। जब गर्भाशय कमज़ोर हो, वीर्य कमज़ोर हो, तो बच्चे को कुछ ना कुछ समस्याएं कई बार खड़ी हो जाती है, जिसमें एक समस्या ये भी है। उसके अलावा मित्रों कभी कभी क्या होता है, गर्भावस्था में पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन गर्भावस्था में माँ को कुछ विशेष टेंशन मिल गया, कुछ ऐसी खबर आ गई जिससे माँ एकदम टेंशन में आ गई, या कोई खान पान में ऐसी गलती हो गई जिससे माँ को कोई रोग हो गया और माँ ने कोई दवाई खा ली। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार बच्चे को ठीक से पोषण नहीं मिलता, तो बच्चे को जन्मजात ये समस्या खड़ी हो जाती है। और उसके लिए हम समाधान आपको बता देंगे क्या करना है आपको, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो मित्रों ये आपको समझना होगा कि जन्मजात कई बार ये समस्याएं ऐसे हो जाती हैं। उसके बाद मित्रों जो बड़े होकर जो समस्या आती है कि जन्म के समय सब कुछ ठीक था, बड़े होकर धीरे धीरे समस्या आ रही है। अब आप किसी भी रोग की दवा खा रहे हो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया है, जंक फूड खाना है, बाहर का खाना है, और दिन का रात, रात को दिन बनाना है। तो जो आप दिनचर्या का पालन नहीं करते हो, जो रात को दिन, दिन को रात बनाते हो, जो जंक फूड खाते हो, जो टीन फूड खाते हो, जो केमिकल वाला खाना खाते हो, इसके कारण से शरीर को पोषण ठीक से नहीं मिलता है। अब मित्रों जिस चीज़ को पोषण नहीं मिलता, आप एक पत्ती तोड़ के रख दीजिए, पेड़ पे पत्ती लगी, वो अच्छे से हरी भरी है, लेकिन आपने तोड़ के रख दी तो उसको पोषण नहीं मिलेगा। या पेड़ को, पौधे को पानी मत दीजिए, 2 दिन में 3 दिन में पेड़ सूखने लग जाता है, पौधा सूखने लग जाता है, जो हमारे घर में लगे होते हैं, क्योंकि उसमें उतना ही पानी से जीते रहते हैं। तो वैसे ही मित्रों जो आपके शरीर में पोषण का अभाव हो जाता है, उसके कारण से भी कई बार ये समस्या हो जाती है। यानी कि रहन सहन, खान पान बहुत मैटर करता है आपके अंगों के श्रिंक होने में, कारण बनने में। और मित्रों जो दिनचर्या होती है, मैंने कहा ना, दिनचर्या जब बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंगों को जो काम जब करना चाहिए उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, जिससे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। जब अंग हमारे बॉडी के ठीक से काम नहीं करेंगे तो उससे हमारे शरीर को पोषण की कमी हो जाती है, और पोषण की कमी ही सबसे बड़ा कारण होता है अंगों के श्रिंक होने का। तो ये बहुत बड़ा कारण है मित्रों। उसके बाद मित्रों किसी किसी को लगातार कोई ना कोई रोग बना रहता है, मतलब एक चीज़ ठीक हुई, कभी गैस हो रही, कभी पेट में दर्द हो रहा, कभी ये हो रहा, कभी वो रहा, कभी सर दर्द हो रहा है। और ऐसी स्थिति में लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, और दवाइयाँ खाते हैं, लगातार दवाइयाँ चलती रहती हैं। उसके अलावा कभी कभी कुछ रोग ऐसा हो गया जिसकी डॉक्टर ने कह दिया आपको इसको हमेशा दवाई खानी है। तो ऐसी स्थिति में आप लगातार जो दवाइयाँ खाती हैं, ये दवाइयाँ
जो केमिकल जा रहे हैं ना मित्रों, ये हमारे अंगों को बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए नहीं बने हैं और हम उसको जब डालते हैं, क्योंकि हम अपने खान पान को सुधारे बिना अपने रोगों का समाधान करना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा रहन सहन खान पान हम सुधार लें, वो नहीं करना चाहते, हम सीधा दवाइयाँ खा के ठीक होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो खान पान आपको बिगाड़ा हुआ था वो तो काम कर ही रहा है, प्लस जो दवाइयाँ आप केमिकल के रूप में ले रहे हो वो डबल असर आपके बॉडी में हो जाता है, जिससे ये अंग श्रिंक होना बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। उसके बाद मित्रों एक बड़ा कारण है क्षय रोग का होना। क्षय रोग यानी कि जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। किसी भी अंग में जब क्षय रोग लग जाता है तो उसके कारण से उसका नष्ट होना चालू हो जाता है, और वो नष्ट होने से हमारा पूरा शरीर जब क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है, यानी कि एक अंग में होने से पूरा शरीर ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो खान पान या पोषण की जो कमी रह जाती है उसके कारण से भी अंग श्रिंक हो जाते हैं। और मित्रों सबसे बड़ा कारण जो इसमें है ऑक्सीजन की कमी। आप बोलेंगे दी हमारी श्वास नलिका श्रिंक हो गई तो ऑक्सीजन की कमी तो रहने वाली है। मित्रों एक बात समझ लीजिए कि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है आपको, अंग श्रिंक आपका सीधा नहीं हुआ है। पहले आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आई है, उसके बाद आपके अंग श्रिंक हुए या उसमें कुछ गड़बड़ आई है। तो ये जो स्थिति आपने बनाई है, मैं इसलिए कह रही हूँ आपने बनाई क्योंकि आपकी अज्ञानता थी या आपने जो विकल्प ढूंढे दवाओं के रूप में, क्योंकि लोगों को लगता है दवाइयाँ खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, तो दवाइयों के रूप में जो आपने विकल्प ढूंढा है उस विकल्प ने आपको अंग के श्रिंक होने तक पहुंचाया। तो जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो कैसे होती है मित्रों, कि जब आप सांस लेते हो, नॉर्मली आज मैंने देखा जो कोरोना आया था, लोगों ने कोरोना के बाद समझा कि नाक से सांस चल रही कि नहीं चल रही, उसके बाद उन्होंने चेक किया। मैंने तो उससे 2 साल पहले यानी 2017 में मैंने एक वीडियो दिया था, ऑक्सीजन बढ़ाओ रोग भगाओ। उसका लॉजिक ये था मित्रों कि यदि शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो कमी है तो आपको रोग आने वाला है। तो मित्रों ऑक्सीजन की कमी से जो अंग है वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उसका विकास तभी तक होता है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती है, पोषण मिलता है। उसके बाद पोषण ना मिले तो विकास नहीं हो पाता है। वहीं मित्रों ये जो नाक से सांस नहीं चलती है उसके कारण से हमारे फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, और जब फेफड़े ठीक से काम नहीं करते तो हमारी संपूर्ण बॉडी को जैसे ब्लड सर्कुलेशन मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है और हमारे अंगों को श्रिंक होने की स्थिति में वो ले जाता है। और उसके बाद मित्रों सबसे और एक बड़ा जो कारण हमने पाया कि विषैले पदार्थों का शरीर में बढ़ना, यानी कि टॉक्सिन्स का बॉडी में बढ़ना। जैसा कि मैंने कहा आप टीन फूड जंक फूड जो खा रहे हो उसमें आपके बॉडी में विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जो हमारे शरीर में फैलकर हमारे शरीर की टिश्यूज़ को ब्लॉक कर देते हैं। वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तो उस अंग का पोषण वहाँ से रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके अंगों का श्रिंक होना बहुत ही सामान्य हो जाता है। तो अंगों के श्रिंक होने में बहुत सारे कारण हैं मित्रों, पोषण की कमी से लेकर सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो यदि आप इस विषय से, इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ दवाइयाँ खा ली हैं, क्योंकि किसी को ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी के नाम से भी पता होता है, क्योंकि जो हाथ पैर जब सिकुड़ते हो तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम दे देते हैं, कि इसमें धीरे धीरे क्षय भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत विस्तार से पता है, तो मैं उस रूप में नहीं जा रही हूँ, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। तो मित्रों ये जो सारी समस्याएं हैं ये आपके खान पान रहन सहन पे कैसे निर्भर करती है मैंने आपको बता दिया। अब आपको यदि इस समस्या से बाहर आना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको ये समझना पड़ेगा मित्रों। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब बॉडी को ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा, यानी कि आप एक बात समझ लीजिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक पत्ता तोड़ के रख दीजिए वो 2 दिन में सूख जाता है क्योंकि उसको आप पोषण नहीं मिल रहा है। वैसे ही आपका अंग जो है, जहाँ से आपका अंग श्रिंक हो रहा है, यानी कि वहाँ तक पहुँचने वाला पोषण, वहाँ तक पहुँचने वाला ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ तक पहुँचने वाली सारी द्रव्य उसको नहीं मिल पा रहे जो उसको मिलने चाहिए। इस कारण से वो सिकुड़ रहा है या सिकुड़ गया है। ये सारी बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझनी होगी ताकि आप इस बात को अपने माइंड को क्लियर करके बता सकें, क्योंकि आप अपने माइंड को क्लियर करके बताएंगे तभी आप समाधान कर पाएंगे। अब मित्रों आपको करना क्या है, हमारे वीडियोस देखने में, समझने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि आगे जो मैं मार्गदर्शन आपको दूंगी वो इस वीडियो में के अलावा आपको और वीडियो भी देखने हैं मित्रों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि समस्या की जड़ कहाँ है। जड़ से समझोगे तो समाधान कर पाओगे, अन्यथा सब कुछ छोड़ दीजिए, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि आपको जो कई बार लोग कहते हैं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप क्यों नहीं बता देते, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल होता तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में जो रहन सहन खान पान में गलतियाँ कर चुके हो उसको एक वीडियो में सुधार के बता देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ, किसी और के लिए तो आप उससे समाधान ले सकते हैं। अब मित्रों मैं आपको बता दूँ कि करना क्या है। जो रोगों की दवाइयाँ आप सालों से खा रहे हैं, सबसे पहले तो उन दवाइयों पे आप लगाम लगाइए, उसको बंद करिए। अब बोलेंगे हमारे शरीर में रोग हैं तो बंद कैसे करें, तो मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव, 2 प्लेलिस्ट विस्तार से मिलेंगी, आप उनको पहले देखिए। और आपको जो रोग हैं उनमें वीडियोस मिलेंगे, ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे कहाँ वीडियो मिलेगा। तो आप उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद आप समझेंगे कि आपको जो जिस रोग के कारण से आप दवाइयाँ खा रहे हो उस रोग को कैसे दूर करें। तो उस रोग को दूर वहाँ से करने का आरंभ करिए। उसके बाद मित्रों आपको आगे प्लेलिस्ट मिलेगी रोगों के कारण। मित्रों शरीर में कोई भी कैसा भी रोग आ रहा है उसमें कारण मूल एक है, और उसके बाद होता क्या है कि आपके बॉडी का जो पार्ट कमज़ोर होता है उसमें वो रोग विशेष हो जाता है। जैसे किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यदि उसका वो पार्ट कमजोर है तो उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी को नाक से नॉर्मली सांस नहीं चल रही है पर उसको गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो जो आपका बॉडी का पार्ट कमजोर है, रोगों के कारण समान होते हैं, तो रोगों के कारण आपको समझने पड़ेंगे। और रोगों के कारण समझने में आपको समझना होगा कि आप कहाँ खान पान में क्या गलतियां करें। उसके बाद अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्वास्थ्य नियम, यानी कि डू, रोगों के कारण डोंट और रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम डू। तो जब आप स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट देखेंगे आपको पता चलेगा नाक में तेल डालना कितना आवश्यक है। और मित्रों जैसा कि मैंने कहा ना, अंग श्रिंक होता है, पानी ना मिले तो भी बॉडी के पार्ट श्रिंक होते हैं, पोषण ना मिले तो भी श्रिंक होते हैं। तो आप जो पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक से पानी नहीं पी पा रहे हैं, अब यदि आपकी किडनी फेल हो गई है तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति बन जाती है कि आप अभी पानी नहीं पी पाएंगे। पर धीरे धीरे यदि आप किडनी फेल वाला वीडियो देख लेते, उसको पालन करते हैं, तो धीरे धीरे आप पानी भी बढ़ा पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको समझना होगा कि आपको पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्या सावधानियां रखनी, सारी चीजें हमने विस्तार से बताई हैं। करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और समाधान भी मिलेगा। उसके बाद भोजन में क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। जब आप सही समय पे सही चीजें खाएंगे ना तो आपके शरीर को पोषण देगी। और मित्रों एक बात ध्यान रखिए, मौसम के अनुसार आप जिस देश में, जिस प्रांत में जहां रहते हैं, उस मौसम के अनुसार जो फल सब्जियां उपलब्ध हैं वो सारी की सारी आप खा सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप, क्योंकि आपकी स्थिति क्या है अभी मेरे सामने क्लियर नहीं है, तो जो आप पचा सकते हैं वो खा सकते हैं। यदि आप जंक फूड पचा सकते हैं तो जंक फूड आप नहीं खा सकते। ये ध्यान रखना कि जंक फूड आपको पच जाएगा पर वो आपको पोषण नहीं देगा, वो आपको दूषण देगा, शरीर को बर्बाद करेगा, इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं खानी है। कोल्ड ड्रिंक है, जंक फूड है, बाहर का खाना, सबको आपको अवॉइड करना है। तो आप उन चीज़ों से बचिए। और आप जो भोजन करेंगे ना वो ऐसा भोजन करेंगे जो हल्का हो, जल्दी पचने वाला हो, जिसमें फाइबर की मात्रा भरपूर हो। बारीक पिसा हुआ आटा, बारीक पिसा हुआ कोई भी चीज़ आप सेवन नहीं करेंगे। खमीरा उठाई हुई यानी कि खट्टी की हुई, जिसमें ये ईस्ट वगैरह डाला हो, जिसमें सोडा वगैरह पड़ा हो, ऐसी कोई भी चीज़ आप सेवन नहीं करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए विष तुल्य हैं। ये आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ाएंगे, आपके पेट को साफ नहीं होने देंगे, जो आपकी नई समस्या को जन्म देगा। और मित्रों नाक में तेल जब डालेंगे तो जब ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा ना तो वहीं से आपके बॉडी में धीरे धीरे श्रिंक होने की जो स्थिति है वो नॉर्मल होने लग जाएगी। तो आपको इससे समाधान जल्दी मिल जाएगा। और मित्रों उसके बाद आपको जो अंग श्रिंक हो गए उसके लिए आपको प्राणायाम भी करना होगा। तो अगली, वैसे विचारों से भी समस्या होती है तो विचारों को सही करें, क्योंकि विचारों में जो कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, विचारों की गड़बड़ी बहुत भारी पड़ती है मित्रों। तो उसके लिए हमने फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट दी, उसके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आगे संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट आपको समझनी है, वो समझेंगे कैसे बैठना है, बैठ नहीं पाते तो आप कैसे लेट के प्राणायाम कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ें विस्तार से बताई, इसलिए कहा ना 2 से 3 दिन का समय आपको वीडियो देखने में, समझने में लग जाएगा। और यदि आप समझ के पूरा पालन करते हैं, आगे भोजन बनाने की विधि, मुद्रा, आसन, प्राणायाम सब हमने विस्तार से बताया। देखिए, पालन करिए, समझिए। मित्रों कोई भी समस्या का समाधान समझे बिना ठीक कर पाना संभव नहीं होता है। और हम जो कई बार एक गलती करते हैं कि कोई हमें पूरा मार्गदर्शन देते हम उस हिसाब से कर लें। मित्रों पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपके मन को, कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। और हर इंसान अपने आप को सही प्रूव करने में लगा हुआ है। इसलिए क्या होता है, हम ये करें, हमें ये करना है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये जो कई बार हम चलाने का प्रयास करते हैं ना, उसमें हम अपने माइंड का टेंशन बढ़ाते हैं, समस्या और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जो कई बार हमें समाधान तक नहीं ले जाती हैं। इसलिए मित्रों एक बार डिस्क्रिप्शन के सारे वीडियोस चेक करिए। आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हमने दिए जो आपको फॉलो करके आप अपने इस अंक को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप सालों दवाइयाँ खा चुके हो, बहुत सारे रोगों के लिए समाधान नहीं हुआ है। अब समाधान जड़ से करिए और पूरा समाधान करिए, ताकि आपको दोबारा अपनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और मित्रों अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, क्योंकि पहले ही आपकी समस्या के समाधान पे हमने वीडियो दे दिए। अब यदि आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने से हम कुछ विशेष समझ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको क्या समस्या रही उस पर से हम जब आपको बताते हैं कि आपको शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें कई बार समाधान थोड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझने में जल्दी हो जाती है तो समाधान भी जल्दी हो जाते हैं। तो उसलिए आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, पर कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, क्योंकि हमने आपको अपनी तरफ से बताने का पूरा प्रयास किया, पर हाँ हर वीडियो में मैं आपको प्राणायाम आदि नहीं बता सकती, क्योंकि वो पूरी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और उसके लिए मुझे पूरा विस्तार से बताना पड़ता है। शॉर्ट में बताने से आप गलती करोगे तो उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। इसलिए हम कभी भी कोई चीज़ शॉर्ट में नहीं, पूरा विस्तार से डिटेल में बताते हैं, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको। समझोगे तो कर पाओगे, नहीं समझोगे तो कभी नहीं करोगे। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।